हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की और मैं आप लोगों के साथ में मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले टोटल 4 क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज की हमारी ये क्लास 5th नंबर है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, देन उसका आंसर और उसका साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर वो क्यों है तो क्यों है। टोटल हम जो है वो आज की वीडियो में 11 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, हु शुड सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसका जो सिलेक्शन है वो कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए। द टीचर यानी टीचर को करना चाहिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट को करना चाहिए, या अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स को करना चाहिए। देखिए, क्या पढ़ाना है और क्या कैसे पढ़ाना है ये चीज किसको पता होती है सबसे ज्यादा। देखिए, ये चीजें ना तो जो है वो कमेटी के एक्सपर्ट्स को पता होती है, ना प्रिंसिपल को पता होती है, ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पता होती है। पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला टीचर है। तो ये बात सबसे ज्यादा किसको पता होती है? तो ये बात पता होती है टीचर को, कि क्या चीज पढ़ानी है और किस तरीके से सेलेक्ट करना है कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ाना है, कौन कौन से टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से यूज करने हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। शैक्षणिक सामग्री का चयन अध्यापक को ही करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित करती है बल्कि उन्हें उचित प्रेरणा भी देती है। चाहे वह वास्तविक वस्तु हो, चित्र हो, चार्ट हो या कोई तकनीकी उपकरण, सभी से छात्रों के मस्तिष्क में एक बिंब का निर्माण करती है। अध्यापन में नवीनता लाने के लिए सहायक शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए वांछनीय ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है। यानी जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कोई ड्राइंग हो गई, कोई जो है वो रियलिया हो गया, कोई चार्ट हो गया, तो इस तरीके की चीजें होती है वो टीचर ही चूज कर सकता है कि मुझे आज क्लासरूम में बच्चे के लिए क्या लेकर जाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मेन एम ऑफ द स्कूलिंग शुड बी, यानी स्कूलिंग का मेन एम क्या है? हाई पास परसेंटेज, बाई परसेंटेज देना बच्चों को। कंपटीशन ऑफ द कोर्स इन टाइम, यानी कि कंप्लीशन, यानी कि टाइम पर कोर्स को कंप्लीट करना। थर्ड है डिसिप्लिन, डिसिप्लाइंड लाइन ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चे का जो लाइफ है उसको डिसिप्लिन में रखना। एक्विजिशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज चिल्ड्रन। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है कि स्कूल क्यों जो है वो जरूरी है। तो देखिए, हाई परसेंटेज लेना कोई अच्छी बात नहीं है कि हम केवल और केवल स्कूल इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि इससे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कंप्लीट करवाना, केवल कोर्स को कंप्लीट कराना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। डिसिप्लिन में रखना बच्चे को या एक्वायर करना कॉम्पिटेंसीज चिल्ड्रन। भाई, ये बात कहीं ना कहीं ठीक लग रही है, फोर्थ वाली के एक्विजिशन ऑफ द कंप्लीट कॉम्पिटेंसीज चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि स्कूल क्यों जरूरी है? कि बच्चे जो है वो अपनी जो भी उनके अंदर जो चीजें हैं, जो उनके अंदर जो है वो किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता है, तो उसका वो एक्वायर कर सके, एक्विजिशन कर सके। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन है, विद्यालयी जीवन का मुख्य उद्देश्य बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन करना होता है। विद्यार्थी जीवन काल हमारे जीवन का वह काल होता है जहां हम अपने बारे जीवन के बाकी बचे हुए समय के लिए अपने कौशल को सीखते हैं, विकसित करते हैं। बालक द्वारा विद्यालयी जीवन के दौरान अर्जित क्षमताओं का प्रयोग बदलती हुई परिस्थितियों में करके अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करते हैं। यानी कि बच्चा क्या करता है? बच्चा बच्चा अपने वातावरण में अगर कोई भी चीज हो तो उसको एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो हम बदलती हुई परिस्थिति में भी बच्चे को ऐसा एडजस्ट कर दे कि बच्चा अपनी जो भी अर्जित की हुई, जो भी एक्वायर की हुई चीजें हैं उनको वो एडजस्ट कर सके। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड ऑन, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो सक्सेस हो वो किस पर डिपेंड करती है? कम्युनिटी के सपोर्ट पर, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर, हाई क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक पर, या एटीट्यूडल चेंज अमंग टीचर पर, यानी कि जो एटीट्यूड होता है टीचर्स का उन पर। तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस पर डिपेंड करती है। भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन में कम्युनिटी का सपोर्ट जरूरी नहीं होता है, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है टीचर का खुद का एटीट्यूड, कि वो बच्चे को किस तरीके से पढ़ा रहा है, वो बच्चे को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। अगर वो कोई भी बच्चा है जो आंखों से जो है वो नहीं देख सकता है या कम देख सकता है, सुनने में अगर बच्चे को दिक्कत है, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज बच्चे को है, लेकिन एज इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि वो बच्चे को हर तरीके से हैंडल कर सके। तो ये चीज किस पर डिपेंड करती है? ये चीज टीचर पर डिपेंड करती है। तो हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग
लर्निंग मटेरियल नहीं होगा बल्कि टीचर खुद होगा, तो हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक भी नहीं होगा, तो यहाँ पर एटीट्यूडिनल चेंज अमंग टीचर्स, यानी इस चीज को कौन बदल सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर बदलना चाहे तो वो टीचर ही बदल सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसका एक्सप्लेनेशन है सम्मिलित शिक्षा का सफलता अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर निर्भर करता है, क्योंकि समावेशित शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक केवल अपने आप को शिक्षण कार्य तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि उसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः निपुण हो, उसे विशिष्ट सामग्री की जानकारी हो, बालकों के प्रति स्वस्थ व सकारात्मक सोच रखता हो और उनके मनोविज्ञान को भी समझता हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एजुकेशन ऑफ गर्ल्स नीड टू बी गिवन प्रायोरिटी बिकॉज, यानी कि जो गर्ल्स की जो एजुकेशन होती है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, क्यों? गर्ल्स हैपन टू बी मोर इंटेलिजेंट देन बॉय, यानी कि जो लड़कियां होती है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। गर्ल्स आर लेस इन नंबर देन बॉय, यानी लड़कियों की संख्या कम है इसीलिए नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला आता है सी, गर्ल्स हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बॉय इन द पास्ट, यानी कि जो पास्ट में लड़कों के कंपैरिजन में जो लड़कियां हैं उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, इसीलिए जो है वो आज हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं होगा। गर्ल्स कैन लीड सोशल चेंज, यानी जो लड़कियां होती है वो सोशल चेंज करने की चीज को जो है वो लीड कर सकती है, यानी पता है जैसे कि हम लोगों ने पुराने समय में भी देखा हो तो बहुत सारी ऐसी जो है वो रानियां थी, महारानियां थी, जैसे हम लोग दुर्गावती को देख ले, कर्मावती को देख ले, या फिर अगर हम लोग जो है वो झांसी की रानी को देख ले, तो गर्ल्स क्या करती है, अगर कभी बॉयज ना भी हो तो वो गर्ल्स जो है वो अपनी सत्ता को संभाल भी सकती है, जैसे हमारे इंदिरा गांधी जी हो गए, तो बहुत सारी ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने देखा है जो समाज को क्या कर सकती है, लीड कर सकती है, तो इसीलिए महिलाओं की शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा जो है वो उचित समझी जाती है, इसीलिए आज के समय में फोकस किया जाता है गर्ल्स की एजुकेशन पर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है जिसका, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम होती है। किसी भी राष्ट्र का सुधार लड़कियों की शिक्षा पर निर्भर करता है, भाई बात तो ठीक है, भाई राष्ट्र का सुधार जो है वो लड़कियों की शिक्षा पर निर्भर करता है। यह लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने में भी मदद करता है। एक शिक्षित महिला में कौशल, सूचना, प्रतिभा और आत्मविश्वास होता है, बात बिल्कुल ठीक बोली है। आगे है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिटिक सिस्टम, यानी कि जो साइको एनालिटिक सिस्टम मनोविश्लेषणवाद जो सिस्टम है उसके फादर कौन है? तो ऑप्शन है हमारे पास में वुडवर्थ, सिगमंड फ्रॉइड, जुंग या आर एस रोज। तो ये तो याद करने वाली चीज है कि जो साइको एनालिटिक सिस्टम है उसके जो फादर है वो कौन है, तो वो सिगमंड फ्रॉइड है, मनोविश्लेषणवाद जिसको बताया है। और एक्सप्लेनेशन है इसका, मनोविश्लेषणवाद प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो सिगमंड फ्रॉइड है। इन्होंने मन की 3 दशाओं को बताया है, एक आता है चेतन मन, दूसरा आता है अचेतन मन और तीसरा आता है अर्धचेतन मन। चेतन मन में क्या होता है, मस्तिष्क को जागृत अवस्था होती है। अचेतन कटु अनुभूति, दुखद बातें, दमित इच्छाएं, वो अचेतन मन में। और अर्धचेतन मन क्या होता है, चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था, याद की हुई बातों को भूल जाना, यानी कि बैलेंस करना, अपनी लाइफ को, अपनी सोच को, अपने थॉट्स को बैलेंस करके लेकर चलता है अर्धचेतन मन। आगे देख लेते हैं सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन होती है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है, हेरिडिटी की, एनवायरमेंट की, बोथ की या फिर नन ऑफ दीज की? तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है कि भाई जो इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के एजुकेशन पर तो वो दोनों का ही होता है, हेरिडिटी पे डिपेंड करती है और एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। एक्सप्लेनेशन है, विद्यार्थियों की शिक्षा में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वंशानुगत और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता होती है, ये एक दूसरे की पूरक, सहायक और सहयोगी होते हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुगत से प्राप्त होती है उसका विकास वातावरण में होता है, यानी जो चीजें बच्चे को आनुवंशिकता से मिल रही है, कैसे मिल रही है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बच्चा अगर उनका होता है तो वो बच्चा भी स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, लेकिन अच्छा तब होगा जब उसको अच्छा वातावरण मिलेगा। अगर वो केवल स्पोर्ट्समैन का बच्चा है लेकिन वो स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है तो उस बच्चे को जो है वो उतना वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हो पाएगा, तो प्रैक्टिस उसको भी जरूरी है। तो एनवायरमेंट उसको स्पोर्ट्स वाला देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक मानसिक विकास नहीं कर सकता, इसलिए जरूरी है कि बच्चे के अंदर हेरिडिटी भी आनी जरूरी है। केवल
वातावरण भी कुछ नहीं कर सकता, केवल जो है वो आनुवंशिकता भी कुछ नहीं कर सकती। दोनों का मिक्सचर होता है जो बच्चे को आगे ले जाने का काम करता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मीन होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसीव्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उनको रिसीव करना। एलेबोरेशन ऑफ रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन होता है उसको एलेबोरेट करना। स्टोरेज एंड डिस्कवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकवर करना और स्टोरेज करना, या फिर ऑल। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये बात तो ठीक लग रही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसेस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, इलेबोरेट करना रिसीव की हुई इंफॉर्मेशन को, ये भी बात ठीक लग रही है। स्टोर करना और रिकवर करना, ये भी बात ठीक लग रही है। तो तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। जिसका एक्सप्लेनेशन है संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है, तो वो निम्न है। ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण करना, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण करना, सूचनाओं का संग्रहण पुनः प्रस्तुतिकरण करना, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्यावहन और व्याख्या आता है। अतः संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेज कॉल्ड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक की अवस्था को क्या बोलते हैं? प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी, लेटर चाइल्डहुड, या प्री एडोलेसेंस। क्या बोला है? कंसेप्शन, यानी गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को बचपन नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चा तो आया ही नहीं है। बच्चा आया ही नहीं है तो ये सब अवस्थाएं कैसी आएगी? तो ये प्रसव पूर्व अवस्था है, प्री नेटल अवस्था है। एक्सप्लेनेशन है इसका, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। प्रसव पूर्व काल के दो भाग होते हैं, भ्रूणावस्था गर्भाधान से 8 सप्ताह तक और गर्भावस्था 8 सप्ताह से जन्म तक। गर्भकालीन अवस्था मानव जीवन की सबसे मुख्य विकास की अवस्था होती है। यह अवस्था गर्भाधान से बच्चे के जन्म तक की होती है। जन्म से पहले गर्भकालीन विकास बहुत तीव्र होता है, मुख्य रूप से शारीरिक विकास, जिसमें समस्त शारीरिक अंगों का विकास आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप्ड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल्स ड्यूरिंग, यानी कि जीन पियाजे के हिसाब से बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग कब आती है? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, या कंक्रीट ऑपरेशनल। भाई क्या बोला है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक कहाँ आता है? सेंसरी मोटर में एब्स्ट्रैक्ट नहीं आता है, इमिटेशन आता है। प्री ऑपरेशनल में भी नहीं आता है, कंक्रीट में भी नहीं आता है, क्योंकि कंक्रीट में हमेशा कंक्रीट लॉजिक आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक कब आता है? तो वो आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। एक्सप्लेनेशन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल औपचारिक परिचालक अवस्था के दौरान आता है। यह अवस्था 11 से 18 वर्ष की होती है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? किशोर की सोच मूर्त ठोस घटनाओं, वस्तुओं, स्थितियों तक सीमित नहीं रख पाना, बल्कि ये विचारों के रूप में, दूसरे शब्दों में अमूर्त रूप से सोच सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक परिचालक अवस्था के बाद बालक संपूर्ण बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग से समस्या का समाधान क्रमबद्ध व तार्किक ढंग से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, child apperception test CAT methods of personality measurement was given by, यानी कि जो CAT है चाइल्ड एपरसेप्शन जो टेस्ट है वो किसने दिया था? CAT जो है वो व्यक्तित्व मापन की विधि किसने दी थी? स्कीनर ने दी थी, बलक ने दी थी, हॉलैंड ने दी थी, या फिर मरे ने दी थी। तो ये तो याद करने वाली चीज है कि जो CAT है वो बेलक द्वारा दी गई थी। एक्सप्लेनेशन है इसका, व्यक्तित्व मापन का CAT विधि लियोपोल्ड बेलक द्वारा दी गई। CAT को बाल अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं। स्कीनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, हॉलैंड यानी स्कीनर जो थे, स्कीनर के बारे में बताया है। सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया बेलक के बारे में, उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं स्कीनर के बारे में कि स्कीनर ने क्या किया। तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, और ना हॉलैंड की बात आ रही है, यानी कि ये हॉलैंड है, इनकी बात आ रही है। यानी एक एक करके हम सारे जो ऑप्शन है उनका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। हॉलैंड ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो कैरियर विकास का सिद्धांत। और मर्रे और मॉर्गन ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इनके द्वारा दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर ऑफ TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। TAT में कितने कार्ड्स होते हैं? 10, 20, 30, 40। तो ये तो याद करने वाली चीज है, 30 कार्ड्स होते हैं। TAT यानी कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की रचना मुर्रे व मॉर्गन ने 1935 में की थी। इस परीक्षण में 30 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से एक कार्ड खाली होता है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 11 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किए विथ एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को क्लासेस रीड की पसंद आ रही है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर जो है वो जाकर आप लोग पीडीएफ्स के लिए वहाँ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।